दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दो सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज और दो ऐसे देश जिनके बीच एक वक्त ब्रोमेंस कहा जाता था, अब आज एक ऐसी स्टेज पर खड़े हैं जहां हैंडशेक की गर्मी धीरे धीरे ठंडी पड़ चुकी है। कुछ साल पहले तक इंडिया और अमेरिका का रिश्ता गोल्डन फेज में था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो अमेरिका की पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए इंडिया सडनली एक हॉट टॉपिक बन गया था। फिर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और यहीं से दोनों देशों के बीच पर्सनल केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स और स्टेज पॉलिटिक्स ने डिप्लोमेसी को एक नया रंग दिया। हाउडी मोदी इवेंट जो अमेरिका के टेक्सास में हुआ, वहां लगभग 50,000 लोग मौजूद थे। फिर उसका जवाब बना नमस्ते ट्रंप, जो अहमदाबाद में हुआ, जहां भीड़ का साइज 1 लाख के करीब था। दुनिया के मीडिया हेडलाइंस में यही हेडलाइन थी, इंडो यूएस ब्रोमेंस इज रील। लेकिन उस ब्रोमेंस के पीछे क्या असली फायदे हुए? और अब जो दूरी बन रही है उसके पीछे क्या जियोपॉलिटिकल चालें हैं? पिछले 5 सालों में इंडो अमेरिका ट्रेड रिलेशन में कई बड़े डिसीजंस लिए गए। अमेरिका चाहता था कि इंडिया अपने बाजार को ज्यादा ओपन करे। साल 2019 में अमेरिका ने इंडिया को जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से भारत के लगभग 6 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट्स पर सीधा असर पड़ा। 6 अरब डॉलर का मतलब सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है लाखों स्मॉल इंडस्ट्रीज को नुकसान, जॉब्स पर असर और इंडियन मार्केट की कंपेटिटिवनेस में गिरावट। दूसरी तरफ इंडिया ने भी कई क्रिटिकल कदम लिए। डिफेंस सेक्टर में इंडिया अब अमेरिका से सालाना करीब 3 से 4 अरब डॉलर की डील्स कर रहा है। अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर्स, C-30Z ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अब MQ-9B ड्रोन जैसे एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं। लेकिन साथ ही इंडिया ने रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की डील भी जारी रखी, जिसकी कीमत करीब 5 अरब डॉलर थी। अमेरिका इस डील से खुश नहीं था और बार बार चेतावनी दी कि इससे काटसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट लागू हो सकता है। अब आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका इंडिया को डिफेंस पार्टनर मानता है, दूसरी तरफ इंडिया रूस से भी डील करता है। यही वो डुअल डिप्लोमेसी है जिसने अमेरिका को असहज कर दिया है। इसके साथ ही एक और इशू उभरता है, एनर्जी ट्रेड। साल 2031 तक अमेरिका चाहता है कि रूस को पूरी तरह आइसोलेट किया जाए, लेकिन इंडिया ने रूस से तेल खरीदना न सिर्फ जारी रखा बल्कि इसे एग्रेसिवली बढ़ाया। पहले इंडिया रूस से सालाना मुश्किल से 5% तेल लेता था, अब यह हिस्सा बढ़कर 30% से ज्यादा हो चुका है। अमेरिका के लिए ये सिर दर्द है। उनका साफ कहना है, रूस से लिया गया हर बैरल इनडायरेक्टली उस युद्ध को फंड करता है जो यूक्रेन में चल रहा है। लेकिन इंडिया के पास भी तर्क है, अगर अमेरिका भारत को सस्ते दाम पर तेल दे सकता है तो हम उनसे लेंगे, वरना हम अपनी अर्थव्यवस्था की प्रायोरिटीज पहले रखेंगे। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहां हर दिन करीब 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल की जरूरत होती है। अगर ये तेल महंगे रेट पर आता है तो महंगाई बढ़ेगी और देश की ग्रोथ पर ब्रेक लग जाएगा। ऐसे में इंडिया रूस की तरफ झुकना अपना राष्ट्रीय हित मानता है। अब आते हैं डेटा और टेक्नोलॉजी पर। अमेरिका चाहता है कि इंडिया क्रिटिकल टेक सेक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर्स, AI और साइबर सिक्योरिटी में उसके साथ डीपर इंटीग्रेशन करे। इसके लिए अमेरिका ने चिप्स एक्ट जैसे इनिशिएटिव्स लाए, जिसमें इंडिया को पार्टनर बनने के लिए इनवाइट किया गया। लेकिन इंडिया इस पूरे इक्वेशन को कॉशियस तरीके से देखता है। इंडिया की डिमांड है कि डेटा लोकलाइजेशन, डिजिटल सॉवरेंटी जैसे मुद्दों पर उसका अधिकार बना रहे। यानी टेक्नोलॉजी भले अमेरिका से आए, लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया में रहे। इधर अमेरिका की कंपनियां चाहती है कि इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों में छूट दे, जो इंडिया के इनोवेशन सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकता है। और अब आता है H-1B वीजा, जो लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स की जिंदगी से जुड़ा है। हर साल लगभग 1,25,000 इंडियन 80 प्रोफेशनल्स H-1B वीजा पर अमेरिका जाते हैं।
लेकिन पिछले कुछ सालों में वीजा प्रोसेसिंग टाइम, रिजेक्शन रेट और अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ गई कि इंडियन टैलेंट अब कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की तरफ माइग्रेट करने लगा है। इससे अमेरिका का लॉस है, क्योंकि इंडिया से आने वाला ह्यूमन कैपिटल सिलिकॉन वैली की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और साथ ही इंडिया के लिए भी ब्रेन ड्रेन एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, ये रिश्ता अब ना तो पूरी तरह से दोस्ताना रहा और ना ही दुश्मनी का नाम ले सकता है। इसे कह सकते हैं एक ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप, जिसमें हर देश अपने फायदे के लिए लॉजिक से डिसीजन ले रहा है, ना कि इमोशन से। लेकिन जब रिश्ता इमोशन से हटकर सिर्फ ट्रांजैक्शन पर टिक जाता है, तो उसमें स्टेबिलिटी कम और अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाती है। और अब सवाल ये है, क्या इंडिया और अमेरिका के रिश्ते में ये गिरावट आगे चलकर किसी बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को जन्म देगी? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है या फिर दो ग्लोबल पावर्स के बीच एक लंबी स्ट्रैटेजिक दूरी का संकेत? अब इन सवालों के जवाब हमें सेक्शन 2 में मिलेंगे, जहां हम डीप डाइव करेंगे इंडिया अमेरिका रिश्ते की बैकग्राउंड पर, बीते दशक की सबसे अहम घटनाओं के जरिए इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिश्ता आज इतना कॉम्प्लेक्स बन चुका है, उसकी शुरुआत बहुत सीधी और सीमित थी। आज से लगभग 7 दशक पहले, यानी 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब अमेरिका का फोकस पूरी तरह से यूरोप और सोवियत यूनियन पर था। अमेरिका ने शुरुआत में इंडिया को एक नॉन अलाइंड देश के रूप में देखा, यानी ना तो नाटो में और ना ही सोवियत ब्लॉक में। इंडिया अपने रास्ते पर चलना चाहता था और अमेरिका उस न्यूट्रल स्टांस से कंफर्टेबल नहीं था। वही पाकिस्तान, जो रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए ज्यादा यूजफुल साबित हो रहा था, उसे मिलिट्री और इकोनॉमिक मदद मिलनी शुरू हो गई। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-86 फाइटर जेट्स, पैटर्न टैंक्स और भारी हथियार सप्लाई किए, जबकि इंडिया तब तक अपना डिफेंस लार्जली यूके और यूएसएसआर के साथ मिलकर तैयार कर रहा था। 1962 में जब इंडिया का चीन से युद्ध हुआ, तब अमेरिका ने पहली बार इंडिया को सीधे तौर पर मदद दी। मिलिट्री सप्लाईज और सपोर्ट भेजे गए। ये इंडिया अमेरिका रिश्ते का पहला टर्निंग पॉइंट था। लेकिन ये क्लोजनेस ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 1965 और फिर 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्धों के दौरान अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और इंडिया को ये साफ साफ समझ में आ गया कि वॉशिंगटन की लॉयल्टी कहाँ है। इंदिरा गांधी की सरकार ने तब यूएसएसआर के साथ एक 20 साल की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की और यहीं से कोल्ड वॉर में इंडिया की नॉन अलाइनमेंट भी थोड़ा झुकाव बन गई। 71 के बांग्लादेश युद्ध में जब अमेरिका का 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में भेजा गया, वो सीधा इंटिमिडेशन मूव था। लेकिन इंडिया ने फिर भी डिसाइसिवली युद्ध जीता और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उसके बाद लगभग 2 दशक तक इंडिया अमेरिका संबंध ठंडे ही रहे, एक फॉर्मल डिप्लोमेसी तक सीमित। अब आते हैं एक 990S में एक नया मोड़। 1991 में जब इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स के कगार पर थी, तब IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। यहीं से लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट करना शुरू किया। यहीं से अमेरिका का नजरिया इंडिया की तरफ थोड़ा बदलना शुरू हुआ। अब इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट बनता जा रहा था। फिर आया सबसे बड़ा शॉकर, मई 1998 में इंडिया का परमाणु परीक्षण। वाजपेयी सरकार ने जब पोखरण 2 टेस्ट किया, तो अमेरिका ने तुरंत सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। इंडिया पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन सरकार ने झुकने से इनकार किया। ये वो वक्त था जब अंडर द टेबल बातचीत शुरू हुई और अगले 2 सालों में डिप्लोमेसी का चमत्कार हुआ। साल 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भारत दौरा, ये एक सिंबल था कि अमेरिका अब इंडिया को सिर्फ एक दक्षिण एशियाई देश नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर देखना चाहता है। इसके बाद 2005 में हुआ सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट, जिसे भारत और अमेरिका के बीच गेम चेंजर कहा गया। उस डील की कीमत क्या थी? भारत को इंटरनेशनल न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एंट्री मिली और अमेरिका ने उसे न्यूक्लियर फ्यूल एक्सेस देने पर हामी भरी।
जबकि इंडिया एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं था। दूसरी तरफ अमेरिका को क्या मिला? इंडिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में एक्सेस, डिफेंस कोऑपरेशन का रास्ता खुला और एक ऐसा डेमोक्रेटिक पार्टनर जो चीन के मुकाबले एक काउंटर बैलेंस हो सकता है। अब यहां से शुरू होती है 21st सेंचुरी की इंडो यूएस ब्रोमेंस स्टोरी। साल 2010 के बाद दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स तेज हुए। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, हर सेक्टर में बड़े समझौते हुए। सालाना बायलेटरल ट्रेड करीब $30 अरब से बढ़कर 2025 तक $130 अरब तक पहुंच चुका है, यानी 4 गुना से ज्यादा बढ़त। डिफेंस पार्टनरशिप में अमेरिका अब इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है और पिछले 10 सालों में दोनों देशों ने लगभग $20 अरब की डिफेंस डील साइन की है। H-1B वीजा, हायर एजुकेशन, मेडिकल टूरिज्म, इन सब सेक्टर्स ने लोगों को भी करीब लाया। लेकिन यहीं से एक बात और शुरू हुई, हाई एक्सपेक्टेशंस। अमेरिका चाहता था कि इंडिया चीन के खिलाफ पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़ा हो। क्वाड, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और ऑकूस जैसे फ्रेमवर्क्स में इंडिया से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की उम्मीद की जाने लगी। लेकिन इंडिया ने हमेशा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्राथमिकता दी। चाहे रूस से हथियार खरीदना हो या मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी, इंडिया अपने रास्ते पर चलता रहा। अब अमेरिका को ये बात चुभने लगी और इसी से शुरू हुआ वो साइलेंट फ्रिक्शन जो आज 2025 में एक विजिबल डिप्लोमेटिक गैप बन चुका है। तो अब हम जहां खड़े हैं वो सिर्फ ब्रोमेंस की विफलता की कहानी नहीं है, ये एक इवॉल्विंग पावर इक्वेशन की तस्वीर है। करीब 4 साल पहले इंडिया और अमेरिका के रिश्ते का जो पीक था वो सिर्फ ऑप्टिक्स तक सीमित नहीं था। डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, क्वाड जैसे ग्रुप्स में दोनों देशों की प्रेजेंस और लीडर्स के बीच पब्लिक अफेक्शन, ये सब एक ग्लोबल नैरेटिव बना रहे थे कि इंडिया और अमेरिका अब नेचुरल एलाइज। लेकिन 2021 से लेकर 2025 के बीच कई ऐसे कदम हुए जिन्होंने धीरे धीरे इस नैरेटिव को रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर दिया। पहला बड़ा टकराव, रूस से S-400 डील और अमेरिका की नाराजगी। जब इंडिया ने रूस से $5 अरब की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील फाइनल की, तो अमेरिका ने तुरंत वार्निंग दी कि इससे काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत सजा मिल सकती है। अब सोचिए, एक तरफ इंडिया अमेरिका से F-21 फाइटर जेट्स, C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट और AIM-Q-9 प्रेडेटर ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजीज खरीद रहा है, जिसकी कुल वैल्यू पिछले 10 सालों में करीब $20 अरब के आसपास पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ इंडिया रूस के साथ भी अपने स्ट्रैटेजिक रिश्ते बरकरार रखे हुए है। अमेरिका के लिए ये ड्यूल प्ले काफी कंफ्यूजिंग और इरिटेटिव हो गया, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी पूरी तरह उसके डिफेंस इकोसिस्टम का हिस्सा बने, न कि उसके विरोधियों के साथ भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान करें। दूसरा मुद्दा, रूस यूक्रेन युद्ध और इंडिया का स्टैंड। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते थे कि पूरी दुनिया इस युद्ध की निंदा करे, रूस पर सैंक्शंस लगाए और डिप्लोमैटिकली आइसोलेट करे। लेकिन इंडिया ने न तो रूस की निंदा की, न किसी UN रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया, बल्कि उल्टा इंडिया ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया और धीरे धीरे इंडिया की क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में रूस का हिस्सा सिर्फ 5% से बढ़कर 30% से ज्यादा हो गया। अब अमेरिका के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक बिट्रेयल जैसा लगा। बाइडेन सरकार ने कई बार दबाव बनाया, लेकिन इंडिया ने साफ कहा, हमारी प्राथमिकता हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है। भारत एक दिन में करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल कंज्यूम करता है। अगर ये तेल सस्ते में रूस से आता है तो देश की महंगाई कंट्रोल में रहती है और विकास की गति बनी रहती है। ये एक नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन पॉलिसी थी, लेकिन अमेरिका ने इसे अपने ग्लोबल अलाइनमेंट के खिलाफ देखा। तीसरा मोर्चा, डिजिटल स्पेस और डाटा का संघर्ष। अमेरिका की टेक कंपनियां चाहती है कि इंडिया में वो डेटा फ्रीली कलेक्ट, स्टोर और प्रोसेस कर सके,
लेकिन इंडिया ने डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी लाई, जिससे विदेशी कंपनियों को यूजर डेटा इंडिया में ही रखना पड़ता है। गूगल, Amazon, फेसबुक जैसी कंपनियां चाहती थी कि उन्हें मैक्सिमम फ्रीडम मिले, लेकिन इंडिया ने डिजिटल सॉवरेंटी पर कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। इसी के साथ इंडिया ने कई फॉरेन फंडेड एनजीओस पर शिकंजा कसना शुरू किया और कई को लाइसेंस रिन्यू न करने की चेतावनी दी गई। ये बातें अमेरिका की ह्यूमन राइट्स और फ्री स्पीच वाली नैरेटिव से टकरा गई। अब देखिए, सिर्फ पिछले 2 सालों में अमेरिका ने 4 बार इंडिया की डेमोक्रेटिक हेल्थ पर सवाल उठाए, चाहे वो प्रेस फ्रीडम की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो या ऑपोजिशन पार्टीज पर एक्शन। इंडिया ने भी इन सारे सवालों को इंटरनल मैटर्स कहकर रिजेक्ट किया और कहा कि अमेरिका को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए। चौथा बड़ा मुद्दा, सिख एक्टिविस्ट हत्या पर कनाडा और अमेरिका का एंगल। कनाडा में एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या के बाद कनाडा ने इंडिया पर सीधे आरोप लगाए और इसके बाद अमेरिका ने भी इस मामले में कुछ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट साबित होती है तो वो चिंता की बात है। अब अमेरिका और भारत के बीच सुरक्षा सहयोग तो जारी है, लेकिन इस मुद्दे ने रिश्तों में अविश्वास की दीवार डाल दी है। भारत को लगता है कि अमेरिका इस मुद्दे पर खुलकर उसके साथ नहीं आया, जबकि अमेरिका को लगता है कि भारत को ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए। 5वां इशू, चीन के मसले पर स्ट्रैटेजिक डिस्कनेक्ट। चीन को लेकर अमेरिका चाहता है कि इंडिया पूरी तरह एंटी चाइना कैंप में आ जाए। क्वाड, इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क, ऑकूज, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर अमेरिका चाहता है कि इंडिया एक फ्रंटलाइन स्ट्रैटेजिक प्लेयर बने, लेकिन इंडिया ने हमेशा अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस्ड रखा है। चाहे बॉर्डर टेंशन हो या ट्रेड, इंडिया चीन से पूरी तरह डिसएंगेज नहीं कर रहा। इस बात से अमेरिका में फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जो उसके इंडो पैसिफिक विजन को मजबूती दे। लेकिन इंडिया अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग और इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस ले रहा है। अब अगर आप इन 5 मुद्दों को एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि आज इंडिया और अमेरिका के रिश्ते में ऑप्टिक्स से ज्यादा हार्ड पॉलिसी इश्यूज हावी हो चुके हैं। अब ब्रोमेंस की जगह बोर्डरूम टकराव है, जहां म्यूचुअल एडमिरेशन की जगह स्ट्रैटेजिक सस्पिशन बढ़ रही है। अब जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर एक दूसरे से कदम मिलाकर चले तो उसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है? और अगर ये दोनों ताकतें एक दूसरे से संदेह, तनाव और टकराव की ओर बढ़े तो उसकी कीमत क्या होगी? यहां से शुरू होती है रियल जियोपॉलिटिकल कैलकुलस, और इसका एनालिसिस बिल्कुल सीधा और शार्प होना चाहिए। पहला असर, चीन को मिलेगा नया स्पेस। अभी तक अमेरिका और इंडिया दोनों एक दूसरे को नेचुरल काउंटर बैलेंस टू चाइना के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे। क्वाड, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, साउथ चाइना सी में नेवीज की जॉइंट प्रेजेंस, ये सब संदेश दे रहे थे कि इंडिया और अमेरिका साथ मिलकर चीन की असर्टिवनेस को कंटेन कर सकते हैं। लेकिन अब अगर दोनों के रिश्तों में दरार आती है तो चीन को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वो डिवाइड एंड रूल रणनीति अपनाकर अपना दबदबा और बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, अभी तक क्वाड की क्रेडिबिलिटी अमेरिका और इंडिया की एकजुटता पर टिकी थी, लेकिन अगर इंडिया इसमें पैसिव हो जाता है तो ये ग्रुप हॉलो लगने लगेगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रोकने के लिए जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट बन रहा था वो कमजोर हो सकता है। एशिया में स्मॉलर देशों को भी ये मिक्स्ड सिग्नल जाएगा कि क्या अब इंडिया और अमेरिका भरोसेमंद स्ट्रैटेजिक एलाइज है। चीन इसे डिप्लोमैटिक विन के तौर पर पेश करेगा। दूसरा असर, ग्लोबल साउथ की पोजीशनिंग पर असर। भारत आज खुद को ग्लोबल साउथ का नेता बताने की कोशिश कर रहा है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज जो वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करना चाहती है। अब अगर अमेरिका भारत के ऊपर लगातार ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर पब्लिकली सवाल उठाता रहेगा तो भारत इन डेवलपिंग देशों को यही कहेगा कि देखो, वेस्ट आज भी मोरल पॉलिसिंग करता है, वो हमारा बराबरी का सम्मान नहीं करता।
इससे अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कमजोर होगा, क्योंकि वो देश जो पहले अमेरिका की लिबरल डेमोक्रेसी मॉडल को एडमायर करते थे, अब उसे स्केप्टिकल नजरों से देखने लगेंगे। वही भारत एक ऑल्टरनेट मॉडल के रूप में उभर सकता है, जहां सॉवरेन डिसीजन मेकिंग और लोकलाइज्ड डिप्लोमेसी ज्यादा अहम मानी जाएगी। तीसरा असर, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और टैलेंट फ्लो पर ब्रेक। भारत से हर साल लाखों हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स अमेरिका जाते हैं, H-1B वीजा के जरिए हायर एजुकेशन में या फिर स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम्स का हिस्सा बनने। लेकिन जैसे जैसे इन दो देशों के बीच ट्रस्ट गैप बढ़ता जाएगा, अमेरिका इन टेक अलायंसेस पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा सकता है। डुअल यूज टेक्नोलॉजीज की शेयरिंग पर रोक, सेंसिटिव डिफेंस टेक कोलैब की लिमिट, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स पर बढ़ा स्क्रूटनी। और वहीं भारत भी अमेरिका पर डिपेंडेंसी घटाने के लिए डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को अग्रेसिव तरीके से बढ़ाएगा, जिससे इनोवेशन फ्लो की नेचुरल सिनर्जी टूट जाएगी। अब सोचिए, अगर टैलेंट और इनोवेशन की ये नदी दो ध्रुवों में बंट जाए, तो इसका नुकसान सिर्फ इंडिया और अमेरिका को नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को होगा। चौथा असर, बिलियंस की ट्रेड वैल्यू पर खतरा। फिलहाल इंडिया अमेरिका का एनुअल बायलैटरल ट्रेड करीब 130 अरब डॉलर के पार है, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, एनर्जी, एग्रीकल्चर और एजुकेशन तक सब शामिल है। लेकिन जब टकराव पॉलिटिकल लेयर में होता है, तो उसका रिपल इफेक्ट इकोनॉमिक लेयर में भी आता है। टैरिफ बैरियर्स बढ़ सकते हैं, आईटी सर्विसेज पर जांच बढ़ सकती है, फार्मा अप्रूवल्स में डिलेस आ सकते हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट्स होल्ड पर जा सकते हैं। ट्रेड का हर झटका सिर्फ बिग कंपनीज को नहीं, बल्कि एमएसएमईज, एक्सपोर्टर्स, स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स सभी को प्रभावित करता है। और याद रखिए, अमेरिका और इंडिया अगर साथ मिलकर काम करें, तो दोनों की जीडीपी अगले 5 सालों में लगभग 50% तक और ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर डिस्कनेक्ट बना रहा, तो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लूज हो सकती है। पांचवा असर, डेमोक्रेसी और डिस्कोर्स की नई परिभाषा। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज एक दूसरे की नीयत पर सवाल उठाने लगे, तो पूरा विश्व भ्रमित हो जाता है। पश्चिम कहता है, हम फ्री स्पीच, ह्यूमन राइट्स और ट्रांसपेरेंसी को सर्वोपरि मानते हैं। भारत कहता है, हमारे इंटरनल अफेयर्स में टांग मत अड़ाओ, सॉवरेंटी और सिक्योरिटी पहले आती है। अब इस आइडियोलॉजिकल क्लैश का नतीजा ये होगा कि कई डेवलपिंग कंट्रीज जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एक नया रास्ता चुन सकते हैं, जो न पूरी तरह अमेरिका जैसा हो और न पूरी तरह चीन जैसा। यानी एक मल्टीपोलर डिप्लोमेसी का जन्म, जहां अलायंसेस परमानेंट नहीं बल्कि इश्यू बेस्ड होंगे, और ये पूरी दुनिया की पावर डायनामिक्स को दोबारा डिफाइन करेगा। तो देखा आपने, इंडिया अमेरिका के बीच का ये गैप सिर्फ 2 लीडर्स या 2 पॉलिसीज की कहानी नहीं है। ये एक नई ग्लोबल एरा की दस्तक है, जहां हर देश अपने हित के हिसाब से पार्टनरशिप रीडिफाइन करेगा। तो अब आप खुद सोचिए, क्या हम सिर्फ 2 देशों की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे, या फिर ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल चर्न की कहानी है, जहां एक तरफ अमेरिका खड़ा है, जो अब भी खुद को दुनिया का मोरल कॉम्पास मानता है और चाहता है कि बाकी देश उसी टेम्पलेट को फॉलो करें, और दूसरी तरफ भारत है, जो अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे पॉपुलस डेमोक्रेसी और एक राइजिंग टेक पावर बन चुका है, और जो चाहता है कि उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सम्मान हो। इन दोनों नैरेटिव के बीच का टकराव एक तरह से ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू वर्ल्ड एम्बिशन की लड़ाई है। भारत का नजरिया अब सिर्फ साझेदारी नहीं, बराबरी चाहिए। भारत अब वो देश नहीं जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाए, बस इसलिए कि वो एक सुपर पावर है। आज का भारत कहता है, हम रूस से भी डील करेंगे अगर वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हो। हम सस्ता तेल वहां से लाएंगे जहां से देश का फायदा हो। हम यूं में वोट अपने प्रिंसिपल्स से करेंगे, न कि किसी दबाव में। और हम अपने डोमेस्टिक लॉज और डिसीजंस पर आउटसाइड कमेंट्री को पसंद नहीं करेंगे। ये सब बातें बताती है
कि इंडिया अब केवल एक रीजनल पावर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र, कॉन्फिडेंट और वैश्विक दृष्टिकोण वाला देश बन चुका है। अमेरिका की डिलेमा दोस्ती चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर। अमेरिका अभी भी चाहता है कि भारत उसके साथ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट बनाए रखे, खासकर चीन को कंटेन करने के लिए। लेकिन जब बात आती है डेटा लॉज, ह्यूमन राइट्स, प्रेस फ्रीडम या डिफेंस डिसीजंस पर, तो अमेरिका चाहता है कि उसके मानक यूनिवर्सल मान लिए जाएं। यही से फ्रिक्शन शुरू होता है, क्योंकि भारत अब कहता है, तुम्हारी दोस्ती चाहिए, लेकिन तुम्हारी शर्तों पर नहीं। अब दोस्ती बराबरी पर होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट के आधार पर। क्या फिर रिश्ते टूटने की कगार पर हैं? नहीं, इंडिया अमेरिका रिश्ते टूटेंगे नहीं, लेकिन इवॉल्व जरूर होंगे। अब ब्रोमेंस की जगह स्ट्रैटेजी होगी, अब ऑप्टिक्स की जगह सब्सटेंस होगा, अब हैंडशेक के साथ साथ हार्ड बार्गेन भी होगा। इंडिया और अमेरिका के बीच आने वाले सालों में एक न्यू मैच्योरिटी देखने को मिलेगी, जहां डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, लेकिन वो रिश्ते को डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि दोनों देश एक दूसरे को समझने और सहने की कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे। और सबसे जरूरी सवाल, इसका असर हम पर क्या पड़ेगा? हम यानी हम लोग, जो इस पूरी डिप्लोमेसी के इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं। अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्मार्टली बैलेंस करती है, तो हमें सस्ता तेल मिलेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। अगर स्ट्रैटेजिक टेंशंस एस्केलेट होते हैं, तो टेक कंपनीज, एजुकेशन वीजा और जॉब मार्केट्स पर असर पड़ेगा। अगर डिफेंस डील्स टलते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी पर इंपैक्ट आ सकता है। और अगर ट्रस्ट बना रहता है, तो इंडिया को ग्लोबल फोरम्स में ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिलेगी। G20, ब्रिक्स प्लस, WTO जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हमारी आवाज और भी मजबूत होगी। यानी ये सिर्फ PM और प्रेसिडेंट की कहानी नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। जब दो महाशक्तियां साथ चलती है, तो सिर्फ रिश्ते नहीं बदलते, दुनिया बदलती है। इंडिया और अमेरिका के बीच आज जो भी खिंचाव है, वो किसी अंत की नहीं, एक नए युग की शुरुआत की कहानी है, जहां भारत अपनी शर्तों पर दोस्ती चाहता है और अमेरिका को अब यह समझना होगा कि अगली सुपर पावर सिर्फ मिलिट्री माइट से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और संतुलन की कूटनीति से बनती है।